जटिल स्थिति में फंसा युग। सवेरे के वक्त स्वर्णमहल के एक कमरे के अंदर पलंग के बगल में अभी अभी नींद से जागा युग घबराई हुई हालत में खड़ा आंखें फाड़ फाड़कर उस लड़की को देखे जा रहा था जो इस वक्त अर्धनग्न हालत में उसके बिस्तर पर सुकून से सोई हुई थी। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की को देख युग हकलाते हुए कहता है, फियरफुल, ये लड़की मेरे बिस्तर पर कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। खुद से इतना कहते हुए जब युग परेशान हो ही रहा था कि तभी उसे उस सीनियर छात्र की बात याद आती है जिसने उससे कहा था कि स्वर्णमहल में वो हमेशा सतर्क रहे क्योंकि स्वर्णमहल में 2 क्रूर लड़कियां रहती है। ये बात जैसे ही युग को याद आती है वो मन ही मन कहता है, क्या ये लड़की स्वर्णमहल के उन्हीं 2 क्रूर लड़कियों में से एक है? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए युग के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों झलक रही थी। वो सोच रहा था कि अगर उसका शक सही है तो ये उन्हीं 2 क्रूर लड़कियों में से एक है, लेकिन अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बिस्तर पर उसके साथ सोकर वो लड़की आखिर करना क्या चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। क्या वो लड़की ऐसा करके उसे विद्यालय में बदनाम करना चाहती थी? इतना कहते हुए युग के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उद्धरण चिन्ह। तभी युग मन ही मन खुद से कहता है, इससे पहले कि इस लड़की को मुझे परेशान करने का कोई और बहाना मिले मुझे इसे कमरे से बाहर फेंक देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। युग को अपना ये फैसला बिल्कुल सही लगता है क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो उस लड़की के नींद से जागने से पहले ही उसे कमरे से बाहर कर देगा तो फिर उस लड़की के पास ऐसी कोई भी बहाना नहीं बचेगा जिसका इस्तेमाल करके वो उसे भयादोहन ब्लैकमेल कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि युग ने उस लड़की को अपने कमरे से बाहर करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब उसके लिए चुनौती ये थी कि वो उस लड़की को कमरे से बाहर करे तो करे कैसे? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि वो बिना उस लड़की को हाथ लगाए उसे कमरे से बाहर तो कर नहीं सकता था, और यही तो वो नहीं चाहता था कि वो उस लड़की को हाथ लगाए। उद्धरण चिन्ह। अगर एक पल लिए वो मान भी ले कि वो उस लड़की को अपने हाथ से उठाकर उसे कमरे से बाहर कर दे तो ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि वो उस अनजान लड़की को छूने के आरोप में बुरी तरह से फंस सकता है। लेकिन इससे पहले उसकी आत्मा ही उसे उस लड़की को छूने की गवाही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसे उस लड़की के अर्धनग्न शरीर को देखकर ही बहुत असहज महसूस हो रही थी, तो छूने की तो बातें बहुत दूर की थी। उद्धरण चिन्ह। युग थोड़ी देर तक इस समस्या से निकलने का समाधान ढूंढता रहता है, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो गुस्से में फैसला करता है कि वो उस लड़की को अपने हाथ से ही उठाकर जल्दी से बाहर फेंक देगा और फिर उसकी इतनी देर की सारी समस्या एक पल में ही सुलझ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। मन ही मन इतना सोचकर युग उस लड़की को गौर से देखते हुए इस बात की पुष्टि करने लगता है कि उस लड़की की नींद की क्या अवस्था है, क्या वो गहरी नींद में है या जागने की अवस्था में? उद्धरण चिन्ह। और जब उसे यकीन हो जाता है कि वो लड़की इस समय गहरी नींद में है तो वो आहिस्ते से उसे अपने दोनों हाथों से उठा लेता है, और जब वो देखता है कि वो लड़की अभी भी गहरी नींद में सोई हुई है और उसे कुछ भी नहीं पता चला है तो वो तेजी से भागते हुए कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इससे पहले कि वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच पाता, उसका दाहिना पैर किसी कठोर वस्तु से टकरा जाती है जिससे वो बहुत बुरी तरह से लड़खड़ाने लगता है और उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलता है, और तभी वो लड़की उसके हाथ से फिसलकर धड़ाम की आवाज के साथ कमरे के फ्लोर पर जा गिरती है, और इतना ही नहीं युग भी उसी के ऊपर जा गिरता है। उद्धरण चिन्ह। युग की किस्मत इतनी खराब थी कि दुर्भाग्यवश उसका बायां हाथ उस लड़की के सीने के दाहिने उभार पर आ गया था और उसका चेहरा उस लड़की के चेहरे से टकरा गया था, जिस वजह से युग का होठ उस लड़की के होठ पर आ गया था। इस जटिल स्थिति में फंसकर युग का शरीर बहुत बुरी तरह से कांप उठता है। अचानक से हुए इस घटना से घबराए हुए हालत में युग इससे पहले कि खुद को उस लड़की के ऊपर से हटाता है या कुछ भी करता, फ्लो पर गिरने और किसी के अपने ऊपर आ जाने की वजह से दर्द में कराहते हुए उस लड़की की आंखें खुल जाती है। उद्धरण चिन्ह। आंख खुलते ही उस लड़की को जो दिखाई देता है उसे देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। तभी वो लड़की अपने चेहरे पर अजीब सा भाव लिए अपने दोनों हाथों से युग को तेजी से झटक कर अपने ऊपर से हटा देती है। उद्धरण चिन्ह। और फिर अपने चेहरे पर अजीब सी भावना लिए मानो जैसे कि उसका सब कुछ लुट गया हो, वो लड़की उठकर बैठ जाती है और एक हाथ से अपने होठों को पोंछते हुए गुस्से में युग को देखती है और चिल्लाकर कहती है, साले बेवकूफ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते हुए वो लड़की गुस्से से उठती है और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके युग के सीने पर एक जोरदार मुक्का मार देती है। उस लड़की के मुक्के में इतना ताकत था कि उसका मुक्का जैसे ही युग के सीने को छूता है, युग उड़ते हुए कमरे के दरवाजे से जा टकराता है और तेजी से कमरे के दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर कमरे के सामने वाले कमरे के दरवाजे से जा टकराता है और उस कमरे का दरवाजा भी टूट जाता है, जिसे अपने साथ उड़ाते हुए युग दूसरे कमरे के अंदर जा गिरता है। उद्धरण चिन्ह।
ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि युग कुछ भी समझ नहीं पाया था, और जब तक उसे सब कुछ समझ में आया था, उसे अपने सीने में बहुत तेज दर्द हो रही थी, और इसी के साथ उसके मुंह से खून भी निकल रही थी। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की के मुंह से वो समझ गया था कि वो लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसकी क्षमता इस समय इतनी अधिक थी कि युग उसका सामना करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। उद्धरण चिन्ह। वहीं जिस कमरे में युग गिरा था, उसमें एक लड़की रहती थी। युग के कमरे के अंदर तेजी से गिरने की वजह से आए शोर के कारण वो भागते हुए वहां पर आती है जहां पर गिरकर इस समय युग कराह रहा था। और जैसे ही उसकी नजर अपने टूटे हुए दरवाजे और खून की उल्टियां करते हुए दर्द में कराहते युग पर जाती है, तो वो हैरानी में कमरे के बाहर देखती है, तो उसे एक लड़की गुस्से से अपनी आंखें लाल किए हुए खुद के कमरे की तरफ आती हुई दिखाई देती है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की को देख कमरे वाली लड़की हैरानी में उससे कहती है, श्रेया तुम इस बेचारे लड़के को क्यों मार रही हो? उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुन वो लड़की जिसका नाम श्रेया था, वो अपनी आंखों में आंसू लिए उस कमरे वाली लड़की से कहती है, सीनियर दिव्या कृपया आप कुछ समय के लिए शांत रहिए, और मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए, मैं आपके संपूर्ण नुकसान का हर्जाना भर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए श्रेया युग के समीप आ जाती है और अपने किसी विशेष मंत्र का जाप करते हुए युग पर एक घातक मुक्का तान देती है, और जैसे ही वो मुक्का युग से टकराने वाली होती है, उस कमरे में मौजूद सीनियर दिव्या तेजी से आकर श्रेया के हमले को विफल करते हुए उसे डांट लगाकर कहती है, श्रेया क्या तुम्हें इतनी भी समझदारी नहीं है कि तुम मेरे कमरे में आकर किसी दूसरे की जान लेने पर तुली हो? आखिर इस लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उसकी जान की दुश्मन बन गई हो? उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या की बात सुन श्रेया गुस्से में उनसे कहती है, इस दुष्ट लड़के ने मेरे कमरे में आकर मेरे सोए हुए अवस्था का फायदा उठाने का कोशिश किया, तो आप ही बताएं अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या आप इसे जिंदा छोड़ देती? इसने मुझे हाथ लगाया, मैं इसे एक पल भी जीने नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए श्रेया गुस्से में युग का जान लेना चाहती थी। वहीं श्रेया की ये बात सुनकर कि वो उसके कमरे में जाकर उसका फायदा उठाने का कोशिश कर रहा था, युग गुस्से से तमतमा कर उठ खड़ा होता है और श्रेया से कहता है, साली दुष्ट लड़की, एक तो मेरे कमरे में आकर मेरे ही बिस्तर पर सो गई थी, और ऊपर से मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए युग खुद के गुस्से को रोक नहीं पाता है और वो अपने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस लड़की के सीने पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे वो श्रेया नाम की लड़की भी युग की तरह उड़ते हुए तेजी से सामने के कमरे के अंदर जा गिरती है। उद्धरण चिन्ह। युग की क्षमता देखें सीनियर दिव्या अवाक रह जाती है, क्योंकि युग अभी काले चक्र के पहले सितारे का योद्धा था, जबकि श्रेया पीले चक्र के तीसरे सितारे की योद्धा थी। उद्धरण चिन्ह। जिस वजह से दोनों की क्षमता में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए था, लेकिन युग की क्षमता से लग रहा था कि उन दोनों के ताकत में ज्यादा अंतर नहीं था। उद्धरण चिन्ह। वहीं वो श्रेया नाम की लड़की जैसे ही कमरे के अंदर तेजी से गिरती है, वो एकदम से गुस्से से आग बबूला हो जाती है, और जल्दी से उठकर वो अपने मुक्के को ताने युग की तरफ दौड़ते हुए भागने लगती है, और जैसे ही वो युग के पास आती है उसे मुक्का मारने से पहले उससे गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारे कमरे में आकर सोई थी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इतनी घटिया बात कहने की? उद्धरण चिन्ह। श्रेया की बात सुन युग गुस्से में उससे कहता है, घटिया बात ना कहूं तो और क्या कहूं? एक तो दिन दहाड़े किसी के कमरे में घुसकर सो जाओ, और ऊपर से कमरे के मालिक को ही दोषी ठहराओ। इस तरह से किसी को दोषी ठहराने से पहले थोड़ी बहुत शर्म तो कर लिया करो, बेशर्म लड़की। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन उस लड़की का गुस्से का पारा चढ़ जाता है। अचानक से ही वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके शरीर से धधकते हुए आग की तरह गर्म आभा निकलने लगती है, जिससे युग को अपने शरीर में बहुत तेज जलन होने लगती है। उद्धरण चिन्ह। तभी श्रेया गुस्से में युग को पकड़ती है और उसे कस के उठाकर एक कमरे के दरवाजे के सामने फेंक देती है। औंधे मुंह गिरने के बाद युग एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोच रहा था कि उसके साथ मजाक की हद पार कर दी उस लड़की ने, अब तो उसका जी कर रहा था कि वो उस लड़की को एक पल भी जिंदा रहने न दे। उद्धरण चिन्ह। मन ही मन इतना सोचते हुए युग जब खड़ा होता है तो उसकी नजर अपने सामने के दरवाजे पर चली जाती है, जिसे देख अचानक से उसका गुस्सा सातवें आसमान से उतरकर शांत हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। और तभी वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस कमरे के दरवाजे को देखते हुए खुद से कहता है, कमरा संख्या 4 तो यहाँ है, मतलब वो लड़की सच कह रही थी। इसका मतलब रात भर वो लड़की मेरे कमरे में नहीं बल्कि मैं उसके कमरे में सोया था। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो भला अपने कमरे में सो रहा था ना, तो मैं उस लड़की के कमरे में कैसे गया? फेयरफुल। इतना कहते हुए युग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर कैसे युग उस लड़की के कमरे में जा पहुंचा था?
युग कैसे साबित करेगा कि वो उस लड़की के कमरे में नहीं गया था? अब वो लड़की युग का क्या करेगी? क्या वो युग को माफ कर देगी या भुगतना पड़ेगा युग को कोई गंभीर परिणाम? जानने के लिए पढ़ते रहे इस कहानी को। लाल किला का जादुई चित्रकारी। स्वर्णमहल के कमरा संख्या 4 के द्वार पर खड़ा युग असमंजस की स्थिति में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा हो कैसे गया। वो तो रात को कमरा संख्या 4 के अंदर सोया था, लेकिन वो उस लड़की के कमरे में कैसे चला गया था? उद्धरण चिन्ह। ये बात युग को चाहकर भी समझ नहीं आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। तभी श्रेया अपने हाथ में तलवार लिए युग के समीप आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से उसे निहारते हुए कहती है, क्या तुम अपनी नीच हरकत से बचने के लिए अपने पक्ष में और कुछ कहना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए श्रेया गुस्से में युग के चेहरे को देख रही थी। वो युग की आखिरी बात सुनकर उसे जान से मार देना चाहती थी, क्योंकि युग ने उसके साथ जो किया था वो बात उसे अंदर ही अंदर आग की तरह चला रही थी। उद्धरण चिन्ह। वो स्वयं एक बहुत बड़े साम्राज्य मणिपुर की राजकुमारी थी, इसीलिए युग का हत्या करने में उसे किसी भी बात का डर नहीं था। उद्धरण चिन्ह। वहीं श्रेया का गुस्सा देख युग उसे शांत कराते हुए कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे कमरे में कैसे चला गया था, मैं तो रात को अपने कमरे में ही सोया था। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन श्रेया गहरी सांस लेती है, जिससे उसका सीना फूलता है और उसमें कुछ हलचल होती है। उसी के पास खड़ा युग अपनी आंखों को रोक नहीं पाता है और उसकी निगाहें श्रेया के सीने पर टिक जाती है। नजारा कमाल का था। सफेद पोशाक में कसी हुई श्रेया का उभरा हुआ सीना किसी को भी आकर्षित कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं क्यों और कैसे युग के मुंह से अचानक से हंसी छूट जाती है, जिसे छुपाने के लिए युग अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। लेकिन वो श्रेया के सीने पर टिकी अपनी आंखों को श्रेया से छुपा नहीं पाता है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया युग के हरकतों को भांप लेती है, तभी वो एक हाथ से अपने सीने को छुपाते हुए युग से गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी हवसी नजरों से देखने की, दुष्चरित्रहीन। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए श्रेया अपने हाथ में मौजूद तलवार से युग पर हमला कर देती है। विपरीत स्थिति को देखते हुए युग जल्दी से अपने दिव्य तलवार को अपनी जादुई अंगूठी से निकालता है और श्रेया के हमले को विफल कर देता है। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद उन दोनों में तलवारबाजी मुकाबला चलने लगती है। श्रेया युग पर आक्रामक थी, जबकि युग खुद की रक्षा करने के लिए तलवार चला रहा था। श्रेया की तलवारबाजी समझ बहुत ही लाजवाब थी। उससे लड़ते हुए युग सोच रहा था कि अगर शक्ति परीक्षण के दौरान उसका मुकाबला इंदुमती के बजाय श्रेया से हुआ होता तो वो शायद ही इसे हरा पाता। उद्धरण चिन्ह। वहीं युग से लड़ते हुए श्रेया बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि काले चक्र के पहले सितारे का कोई योद्धा इतनी आसानी से उसके हमले का सामना कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया को गुस्से में खुद पर हमला करता देख युग लड़ते हुए ही उससे कहता है, देखो तुम खामखा मुझ पर हमला कर रही हो, जबकि तुम जान रही हो कि मेरा कोई गलती नहीं है। और रही बात कि मैंने तुम्हें गलत निगाहों से देखा, तो ये तुम्हारा सोच है। मैंने तुम्हें बिल्कुल भी गलत निगाहों से नहीं देखा था। तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी अपनी आंखों को तुम्हें निहारने से रोक नहीं सकता है, और हूं तो मैं भी एक आम मनुष्य ही, तो मेरी आंखों से ऐसी गलतियां होना जायज है। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन श्रेया गुस्से में तेजी से युग के दिव्य तलवार पर हमला कर देती है, जिससे युग का दिव्य तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है और तभी श्रेया युग के सीने पर एक जोरदार मुक्का मार देती है। उसका मुक्का इतना शक्तिशाली था कि पिछली बार की तरह फिर से युग बहुत तेजी से पीछे की ओर उड़ते हुए जाने लगता है और इस बार वो स्वर्ण महल के दीवार से जा टकराता है। हालांकि युग का शरीर दिव्य गुणों से संपन्न था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन दीवार से तेजी से टकराने की वजह से स्वर्ण महल के मजबूत दीवार में दरार आ गई थी। दीवार से टकराकर युग नीचे गिर चुका था। इस समय उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे श्रेया के साथ मुकाबला करने में बहुत आनंद आ रही थी, जिसका मुख्य वजह यह था कि श्रेया से मुकाबला करते हुए युग को अपनी कमियां दिखाई दे रही थी। उद्धरण चिन्ह। वहीं इतनी घातक हमले के बावजूद भी युग को मुस्कुराता देख श्रेया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अगले ही पल वो मंत्र बुदबुदाने लगती है और तेजी से मुक्का तानकर युग की तरफ भागने लगती है। और जैसे ही वो युग पर हमला करने वाली होती है, युग अपनी गति का इस्तेमाल करके अपनी जगह से फौरन हट जाता है, जिस वजह से श्रेया का शक्तिशाली मुक्का दीवार से जा टकराती है, जिससे स्वर्णमहल का दीवार ढह जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर सीनियर दिव्या, जो युग की क्षमता से बेहद हैरान थी, वो भागते हुए श्रेया के पास आती है और उसे शांत कराते हुए कहती है, श्रेया क्या तुम पागल हो गई हो जो तुम कल के आए इस लड़के को जान से मारने की कोशिश कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। देखो तुम्हारी वजह से स्वर्णमहल का दीवार ढह गया। उद्धरण चिन्ह।
सीनियर दिव्या जब श्रेया को समझा ही रही थी कि तभी कमरा संख्या 3 का दरवाजा खुलता है, जिसमें से अंगड़ाई लेती हुई एक लड़की बाहर आती है, और उसकी नज़र जैसे ही स्वर्णमहल के दीवार के टूटे हुए मलबों और कमरा संख्या 1 और 2 के टूटे हुए दरवाजों पर जाती है, तो वो हैरानी में भागते हुए उन तीनों के पास आकर श्रेया को खींचते हुए वो लड़की उसे सीनियर दिव्या और युग से दूर लेकर चली जाती है और उसके कान में कुछ कहने लगती है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की के बात खत्म होते ही श्रेया गुस्से में उस लड़की को देखते हुए उससे कहती है, विधि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरे साथ क्या हो सकता था। उद्धरण चिन्ह। वो एक लड़का है और तुमने उसे मेरे बिस्तर पर सुला दिया था, अगर वो रात को मुझे कुछ कर देता तो मेरा क्या होता। तुम एक लड़की होकर भी एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। श्रेया की बात सुन विधि उससे माफी मांगते हुए कहती है, श्रेया मुझे माफ कर दे बहन, वो मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस लड़के को परेशान करना चाहती थी, लेकिन वक्त पर मेरी नींद ही नहीं खुली और जब मैं अभी आई तो इतना कुछ हो चुका था। उद्धरण चिन्ह। और फिर श्रेया से पूछती है, वैसे उस लड़के ने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। उद्धरण चिन्ह। विधि की बात सुन श्रेया गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उससे कहती है, मैं तुझे अपनी बहन समझती हूँ इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुझे अच्छी सबक सिखा देती। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए श्रेया गुस्से में अपना पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उद्धरण चिन्ह। दरअसल जब रात को युग अपने कमरे में आया था तो विधि भी उसके पीछे कमरे में घुस गई थी और उसी ने युग के सो जाने के बाद उसको बेहोशी की जड़ी सुंघाकर श्रेया के कमरे में ले जाकर उसके बिस्तर पर सुला दिया था। विधि उन दोनों के साथ मजाक करना चाहती थी, लेकिन अपने मजाक करने की इच्छा से उसने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था कि इससे युग और श्रेया के बीच क्या हो सकता था। उसने तो सोचा था कि वो सवेरे जल्दी से उठकर आएगी और श्रेया के मजे लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी गलती के लिए विधि सीनियर दिव्या से भी माफी मांगती है, क्योंकि उसी की वजह से तो स्वर्ण महल का इतना कुछ नुकसान हो गया था। हालांकि वो अपनी गलती का भनक युग को नहीं लगने देती है। थोड़ी देर बाद विधि अपने कुछ धन का खर्चा करके स्वर्ण महल में हुए नुकसान की मरम्मत करवाती है। उद्धरण चिन्ह। वहीं सीनियर दिव्या, जिन्हें इस बात का पता चल गया था कि युग का इन सब में कोई गलती नहीं था, वो सोच रही थी कि युग कोई अच्छे व्यक्तित्व का युवा है। उद्धरण चिन्ह। तभी वो अपने कमरे से निकलती है और युग के कमरे के दरवाजे पर आकर युग को आवाज लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद जब युग कमरे का दरवाजा खोलता है तो सीनियर दिव्या को देख हैरान हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या को देख इससे पहले कि युग उनसे कुछ भी पूछता, सीनियर दिव्या युग से शांति से कहती है, युग क्या तुम इस वक्त फुर्सत में हो। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या की बात सुन युग उनसे पूछता है, सीनियर क्या आपको मेरी किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन सीनियर दिव्या कहती है, हाँ मुझे तुम्हारे सहायता की जरूरत है और साथ में तुमसे कुछ काम भी है, अगर तुम फुर्सत में हो तो मेरे साथ चल सकते हो। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या की बात सुन युग उनके साथ जाने के लिए फौरन तैयार हो जाता है, क्योंकि वैसे भी वो अभी कुछ नहीं कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या उसे स्वर्ण महल के बाहर विद्यालय के एक विशेष स्थान पर लेकर आ जाती है। युग देखता है कि वहां पर एक लाल रंग का 4 मंजिला किला है, जिस पर बहुत ही दुर्लभ नक्काशियां की हुई है, जो देखने में बहुत ही प्राचीन और भव्य लग रही थी। किला के प्रवेश द्वार पर 2 सुरक्षाकर्मी खड़े थे। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या युग को लेकर जैसे ही किला के द्वार पर पहुंचती है, वो दोनों सुरक्षाकर्मी किले का द्वार खोल देते हैं, जिसके अंदर प्रवेश करते हुए युग सीनियर दिव्या से पूछता है, सीनियर आप मुझे इस किला में लेकर क्यों आए हैं। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन सीनियर दिव्या आगे बढ़ते हुए उससे कहती है, ये कोई साधारण किला नहीं है युग, बल्कि ये एक जादुई किला है जिसमें कोई भी अपनी क्षमता को तेजी से विकसित कर सकता है, खासकर आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को, जिसे विकसित करना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन इस किला में ऐसे ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जिसका इस्तेमाल करके कोई भी योद्धा आसानी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से विकसित कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। युग आध्यात्मिक शक्ति के महत्व को अच्छे से समझता था, क्योंकि योद्धाओं द्वारा जितने भी जादुई विद्याओं का उपयोग किया जाता था वो सब आध्यात्मिक शक्ति पर ही निर्भर करता था, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति जितना अधिक होता था, जादुई शक्तियों का प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होता था। इसीलिए एक योद्धा का आध्यात्मिक शक्ति उच्च स्तरीय होना बेहद आवश्यक था। उद्धरण चिन्ह। जो लोग युग को पीले चक्र के योद्धाओं के साथ आसानी से लड़ते हुए देखते थे, उन्हें युग की क्षमता से बहुत हैरानी होती थी, लेकिन वास्तविकता तो ये था कि युग इसीलिए पीले चक्र के योद्धाओं से आसानी से लड़ पाता था, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपने दर्जे के योद्धा के मुकाबले बहुत अधिक थी।
जहां एक पीले चक्र के योद्धा का आध्यात्मिक शक्ति छठे से 7वें स्तर पर होती थी, वहीं युग का आध्यात्मिक शक्ति काले चक्र पर होने के बावजूद भी 12वें स्तर पर था, जो कि बहुत ही असाधारण बात थी। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या का बात सुन युग उनसे पूछता है, सीनियर आप किस दर्जे की योद्धा है? उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या से इतना पूछते हुए युग उनके साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा था। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन सीनियर दिव्या उससे कहती है, मैं हरे चक्र के पहले सितारे की योद्धा हूं और मेरी आध्यात्मिक शक्ति 10वें स्तर पर पहुंचने वाली है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए सीनियर दिव्या युग को एक कमरे के पास ले आती है और उसमें प्रवेश करते हुए युग को एक बहुत बड़ा तस्वीर दिखाती है। उद्धरण चिन्ह। वहीं ये सुनकर कि सीनियर दिव्या हरे चक्र के पहले सितारे की योद्धा है, युग बहुत हैरान था और इसी हैरानी में जब वो उस विशालकाय तस्वीर को देखता है तो और हैरान हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। उस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा तस्वीर टंगा हुआ था, जिसमें बहुत ही अजीब तरह की चित्रकारी की हुई थी। उस चित्र में एक झाड़ीदार जंगल था, जिसके बीच कोई योद्धा काले और नीले पोशाक में खड़ा था। उद्धरण चिन्ह। जब युग ध्यान से उस चित्रकारी को देख रहा था, तभी सीनियर दिव्या युग से कहती है, युग ये चित्रकारी वास्तव में एक तरह की जादुई दुनिया है, जिसमें प्रवेश करके कोई भी योद्धा अपने आध्यात्मिक शक्ति को बेहतर कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या की बात सुन युग हैरानी में उनसे कहता है, क्या हस्ट फेस, क्या सच में ये चित्रकारी एक जादुई दुनिया है? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन सीनियर दिव्या मुस्कुराते हुए उससे कहती है, हाँ, इस तस्वीर में एक जादुई दुनिया है। उद्धरण चिन्ह। युग ने पहले भी इस तरह के जादुई दुनिया के बारे में सुन रखा था, हालांकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि उसे इस तरह की जादुई दुनिया इतनी आसानी से देखने को मिल जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। अब आगे क्या होने वाला है? उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या जैसे उच्च दर्जे की योद्धा को युग से किस तरह की मदद चाहिए थी? उद्धरण चिन्ह। क्या युग सीनियर दिव्या की मदद कर पाएगा? उद्धरण चिन्ह। कमरे के चित्रकारी के अंदर कैसी दुनिया है? उद्धरण चिन्ह। पेंटिंग की दुनिया। सीनियर दिव्या युग को लेकर विद्यालय के निजी संसाधनों में से एक लाल किला में लेकर आ गई थी, जो कि वास्तव में एक जादुई किला था, जिसके अंदर कोई भी योद्धा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को तेजी से विकसित कर सकता था। इस समय युग सीनियर दिव्या के साथ एक कमरे के अंदर एक विशालकाय चित्रकारी पेंटिंग के सामने खड़ा था। उद्धरण चिन्ह। चित्रकारी को देखते हुए सीनियर दिव्या युग से कहती है, युग तुम इस चित्रकारी की सहायता से अपने आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को 10 पर पहुंचा सकते हो। युग को इतना बताते हुए सीनियर दिव्या मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, युग क्या तुम अपने आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को 10 पर पहुंचाना चाहोगे? अगर हाँ तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए सीनियर दिव्या युग के चेहरे को इस उम्मीद में देखती है कि उसकी बात सुनकर युग बेहद उत्साहित होगा, लेकिन उसकी आंखें जैसे ही युग के चेहरे पर टिकती है उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि युग के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था, जिसका साफ मतलब है कि युग को उसके बात में कोई रुचि नहीं आई थी। उद्धरण चिन्ह। युग के चेहरे पर कोई भाव न देख सीनियर दिव्या उससे पूछती है, युग क्या तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को 10 पर नहीं ले जाना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या की बात सुन युग नामे सिर हिलाते हुए उससे कहता है, नहीं सीनियर, मुझे अपने आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को 10 पर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन सीनियर दिव्या हैरानी में उनसे पूछती है, क्या कहा? अस्टोनिश्ड फेस, क्या तुम अपने आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को 10 पर नहीं ले जाना चाहते हो, लेकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या की बात सुन युग मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, क्योंकि सीनियर, मेरी 10वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति पहले ही जागृत हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन सीनियर दिव्या का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह जाता है। फेयरफुल फेस, उन्हें अपने कानों सुने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसीलिए वो युग से दोबारा पूछती है, युग अभी अभी तुमने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। युग सीनियर दिव्या की हैरानी को समझ सकता था। अगर युग इस वक्त हरे चक्र के पहले या दूसरे सितारे पर होता तो सीनियर दिव्या को इतना हैरानी नहीं हुआ होता, लेकिन वो अभी काले चक्र के पहले सितारे पर है और काले चक्र का कोई योद्धा आध्यात्मिक शक्ति के 10वें स्तर को जागृत कर चुका था। ये कोई साधारण बात नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। और अगर गलती से सीनियर दिव्या को पता चलता कि युग का 12वें स्तर का आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत हो चुका है तो पता नहीं उन्हें कितनी हैरानी होती। ओपन माउथ फेस। सीनियर दिव्या की बात सुन युग अपने बात को दोहराते हुए उनसे कहता है, सीनियर, मेरी 10वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति पहले ही जागृत हो चुकी है, इसीलिए मुझे 10वें स्तर की आध्यात्मिक शक्ति जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। युग की बातों को गौर से सुनते हुए सीनियर दिव्या को जब यकीन हो जाता है कि वास्तव में युग पिछली बार जो उससे कहा था वो वही बात थी जो उसने सुना था, तो उसे हैरानी तो बहुत होती है,
लेकिन वो अपने हैरानी को खत्म करते हुए युग से कहती है, यद्यपि तुम्हारा 10वें स्तर का आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो चुका है, तो तुम मेरी सहायता करने में सक्षम हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए वो युग से पूछती है, क्या तुम इस वक्त मेरी सहायता कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। दरअसल सीनियर दिव्या आध्यात्मिक शक्ति के 10वें स्तर पर अटक गई थी और वो उसे लंबे समय से पार नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसे आध्यात्मिक शक्ति के 11वें स्तर पर पहुंचने में बहुत समस्या हो रही थी। अपनी समस्या को सुलझाने के लिए दिव्या ने विधि और श्रेया का भी सहारा लिया था, लेकिन वो दोनों भी उसकी सहायता नहीं कर पाए थी। उद्धरण चिन्ह। आज जब सीनियर दिव्या ने युग की क्षमता को देखा था, तो उसे युग में उम्मीद की किरणें दिखने लगी थी। उसे लग रहा था कि युग उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि युग की क्षमता अपने स्तर के समकक्ष के योद्धाओं से काफी अधिक थी, जो कि उसे एक आम योद्धा से बहुत अलग बनाती थी। यही कारण था कि सीनियर दिव्या ने सोचा था कि वो इस चित्रकारी की सहायता से युग को 10वें स्तर पर पहुंचाकर उसकी सहायता से वो 10वें स्तर को पार कर लेगी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसने जितना सोचा था, अब उसे उतना मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि युग पहले ही अपने 10वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर चुका था, जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या की बात सुन युग विनम्रता से उनसे कहता है, बिल्कुल सीनियर, मैं आपकी सहायता करने के लिए ही तो आपके साथ आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन सीनियर दिव्या खुशी से उसे देखती है और फिर अपने साथ चित्रकारी पेंटिंग की दुनिया में चलने के लिए कहती है। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या की बात सुन युग उसके साथ चित्रकारी की दुनिया में प्रवेश कर जाता है और तभी उसकी आंखों के सामने बहुत तेज नीला प्रकाश चमकने लगता है, और जब सब कुछ सामान्य होता है तो वो खुद को सीनियर दिव्या के साथ एक बहुत बड़े और हरे भरे वन के बीच पीता है। उद्धरण चिन्ह। अजीब से दिखने वाले बड़े बड़े घुंघराले घासों के मैदान पर बड़ी बड़ी कांटेदार झाड़ियां थी। दूर दूर तक जिधर देखो उधर केवल मैदान ही मैदान दिखाई दे रही थी। कहीं भी पेड़ और पहाड़ का नामोनिशान नहीं था, सिवाय घास और कांटेदार झाड़ियों के। उद्धरण चिन्ह। तभी युग हैरानी में उस जगह को देखते हुए सीनियर दिव्या से पूछता है, सीनियर, इस पेंटिंग की दुनिया में केवल घास और कांटेदार झाड़ियां ही क्यों मौजूद है? शायद युग के इस प्रश्न का जवाब सीनियर दिव्या के पास नहीं था, इसीलिए वो उसके प्रश्न को सुनकर नामे अपना सर हिलाते हुए कहती है, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती है कि इस पेंटिंग की दुनिया में केवल घास और कांटेदार झाड़ियां ही क्यों मौजूद है। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर तेज प्रकाश चमकती है और एक योद्धा प्रकट हो जाता है, जो बिल्कुल हूबहू उसी तरह दिखाई दे रहा था जैसा कि चित्रकारी पेंटिंग के योद्धा को चित्रित किया गया था। उद्धरण चिन्ह। उस योद्धा को देख सीनियर दिव्या झुककर उन्हें प्रणाम करती है, जिसे देखकर युग भी झुककर उस योद्धा को प्रणाम करता है। उद्धरण चिन्ह। वहीं उस योद्धा की नजर जैसे ही युग पर पड़ती है, वो हैरानी में उससे गौर से देखने लगता है और उसके पास आकर उससे कहता है, तुम 12वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति को विकसित कर चुके हो, तो तुम इस पेंटिंग में क्यों आए हो? उद्धरण चिन्ह। वहीं पास में खड़ी सीनियर दिव्या जब उस योद्धा की बात सुनती है तो उसके हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तभी वो हैरानी में आंखें फाड़ फाड़ कर युग को ऊपर से नीचे तक देखती है और मन ही मन सोचती है कि ये योद्धा ही है ना, कहीं ये कोई राक्षस वाक्षस तो नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। युग का 10वें स्तर का आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो चुका था। इसी बात पर उसे कब से विश्वास नहीं हो रही थी, लेकिन इतना कम नहीं था कि अभी अभी उसने सुना कि युग अपने 12वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति को भी जागृत कर चुका था। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर विश्वास करना तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। उस योद्धा की बात सुन युग उनसे कहता है, मैं अपने सीनियर की सहायता करने आया हूँ। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन वो योद्धा उससे कुछ नहीं कहता है। वो योद्धा इस पेंटिंग की दुनिया का रखवाला था और जब भी कोई इस पेंटिंग की दुनिया में आता था तो उसे यहाँ पर अभ्यास करने से पहले उससे इजाजत लेनी पड़ती थी। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल थोड़ी ही देर में वो योद्धा दोनों को अभ्यास करने का इजाजत देकर अदृश्य हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। जिसके बाद सीनियर दिव्या ध्यान की मुद्रा में बैठकर युग से कहती है, युग, अब मैं 10वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति के सीमा को पार करने की कोशिश करने जा रही हूँ। जब मेरे शरीर से हरा प्रकाश निकलने लगेगा तो तुम्हें अपने आध्यात्मिक शक्ति से मेरे ऊर्जा शक्ति को स्थिर करना है। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो मैं अपने 10वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति के सीमा को पार करने में सक्षम हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। दरअसल दिव्या जब भी अपने 10वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति के सीमा को पार करने की कोशिश करती थी तो उसका ऊर्जा शक्ति भंग हो जाता था, जिस वजह से वो 11वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति को जागृत नहीं कर पाती थी। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में दिव्या ध्यान में लीन हो जाती है और फिर जैसा कि उसने कहा था, लगभग 1 घंटे बाद उसके शरीर से हरा प्रकाश निकलने लगती है,
जो उसके शरीर को सुरक्षा कवच की तरह घेर लेती है, जिसे देखते हुए युग अपनी आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय कर देता है और अपनी शक्ति से दिव्या के ऊर्जा शक्ति को भंग होने से बचाने के लिए उसे स्थिर करने की कोशिश करने लगता है। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि युग की आध्यात्मिक शक्ति दिव्या से अधिक थी, इसलिए वो ऐसा करने में कामयाब रहता है, और जैसे ही दिव्या का ऊर्जा शक्ति स्थिर हो जाता है उसके तुरंत बाद उसके शरीर से एक साथ कई सारे प्रकाश निकलने लगते हैं, जो इस बात की निशानी थी कि दिव्या ने 10वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति के सीमा क्षेत्र को पार कर लिया है और अब वो 11वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर चुकी है। उद्धरण चिन्ह। इस समय दिव्या का पूरा शरीर रंग बिरंगी प्रकाश में घिरा हुआ था, जिस वजह से युग उसे देख नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ सामान्य होता है तो युग को बेहद ही खूबसूरत चेहरा दिखाई देता है। सीनियर दिव्या अपने प्रयास में युग की वजह से कामयाब हो जाने के कारण मुस्कुरा रही थी। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या युग पर बहुत खुश थी। महीनों से वो जहां पर अटकी हुई थी, युग की वजह से आखिरकार उसने सफलतापूर्वक उसे पार कर ही लिया। युग को देखते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके एहसान का बदला किस प्रकार चुकाए। उद्धरण चिन्ह। युग भी सीनियर दिव्या के चेहरे पर झलक रहे भाव को पढ़ पा रहा था। तभी वो मुस्कुराते हुए सीनियर दिव्या से कहता है, सीनियर, आपको मेरे छोटे से सहायता के बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप मेरी एक सहायता कर दीजिए, मुझे बताइए कि मैं अपने आध्यात्मिक शक्ति को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन सीनियर दिव्या उसे अपने साथ लेकर पेंटिंग की दुनिया से बाहर आ जाती है और फिर उसे अपने पीछे आने के लिए कहकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वो युग को लेकर एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है और इस कमरे में भी एक बड़ा सा पेंटिंग रखा हुआ था। हालांकि पेंटिंग में बना चित्र सामान्य था। दरअसल इस पेंटिंग में एक बड़े से द्वार का चित्र बना हुआ था जो सोने की तरह चमक रहा था। उद्धरण चिन्ह। उस पेंटिंग को युग को दिखाते हुए सीनियर दिव्या उससे कहती है, ये पेंटिंग भी उसी पेंटिंग की तरह जादुई है। इसके अंदर भी पूरा का पूरा एक जादुई दुनिया समाया हुआ। हालांकि इसकी शक्ति उस पेंटिंग से बहुत अधिक है। इसमें प्रवेश करके अभ्यास करने पर कोई भी 11वें स्तर के आध्यात्मिक शक्ति वाला योद्धा 20वें स्तर तक के आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या ने इतना कहा ही था कि तभी उन्हें घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगता है, जिसे सुनते हुए वो युग से कहती है, युग, अब हमें चलना चाहिए, ट्रेन के आने का समय हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। ये घंटी सप्ताह में एक बार सूर्योदय के 3 घंटे के बाद बजती थी, जिसके बजने के तुरंत बाद विद्यालय में मौजूद सभी छात्रों को अपने अपने ट्रेनर के पास जाना पड़ता था। उद्धरण चिन्ह। अब आगे क्या होने वाला है, उम्मीद से जल्दी। युग ने अपने आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से सीनियर दिव्या के आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को अगले स्तर पर पहुंचा दिया था, जिस वजह से सीनियर दिव्या युग से बहुत खुश हो गई थी। वहीं जब सीनियर दिव्या सोने की तरह चमकते द्वार वाले पेंटिंग के सामने युग के साथ खड़ी उसे उस पेंटिंग के बारे में बता रही थी, तभी विद्यालय में घंटी बजने की आवाज गूंजने लगी थी। उद्धरण चिन्ह। आगे। घंटी बजने की आवाज सुन दोनों लाल किला से बाहर आ जाते हैं और ट्रेनर ध्यानचंद के कक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि सीनियर दिव्या भी ट्रेनर ध्यानचंद की ही शिष्या थी, इसलिए वो युग के साथ ट्रेनर ध्यानचंद के पास जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में जब युग सीनियर दिव्या के साथ ट्रेनर ध्यानचंद के बड़े से कक्ष में पहुंचता है तो वो पहले से वहां मौजूद 2 शिष्याओं को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दोनों शिष्या कोई और नहीं बल्कि वही दोनों लड़कियां थीं जो स्वर्ण महल के कमरा संख्या 1 और 3 में रहती थीं, यानी कि विधि और श्रेया। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद के और भी 8 शिष्य थे जो इस वक्त उनके आदेश पर विद्यालय से बाहर गए हुए थे। फिलहाल युग सीनियर दिव्या के साथ आगे बढ़ते हुए ट्रेनर ध्यानचंद के पास पहुंचकर आदर के साथ झुककर उन्हें प्रणाम करता है। उद्धरण चिन्ह। वहीं श्रेया की नजर जैसे ही युग पर पड़ती है, वो गुस्से में अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां भींच लेती है। सुबह सुबह युग ने उसके साथ जो भी किया था वो चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रही थी। ये ख्याल कि कैसे युग ने सवेरे उसके होठों को चूम लिया था। हालांकि युग ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन श्रेया का मानना था कि युग ने जानबूझकर उसके होठों को चुमा था। यही कारण था कि इस ख्याल के आते ही श्रेया के जेहन में आग लग जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी तलवार की धार से युग के सर को उसके धड़ से कलम कर दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। सुबह भी उसने युग को इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि सारी गलती विधि की थी, वरना उसने तो युग का जान लेने का इरादा बना लिया था। उद्धरण चिन्ह। वहीं ट्रेनर ध्यानचंद को प्रणाम करने के बाद युग जैसे ही वापस से सीधा खड़ा होता है, अचानक से उसका नजर श्रेया के खूबसूरत चेहरे पर टिक जाती है, जो इस समय गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। वहीं श्रेया के चेहरे पर गुस्सा देख युग को समझने में देर नहीं लगती है कि श्रेया आखिर इतना गुस्सा क्यों है। तभी युग श्रेया को देखते हुए मुस्कुरा देता है, जिसके बाद तो श्रेया के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है।
उद्धरण चिन्ह। वहीं विधि की नज़र जब श्रेया पर जाती है, जो इस समय पूरी तरह से गुस्से में कांप रही थी, तो वो जल्दी से उसे शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ट्रेनर ध्यानचंद को श्रेया के गुस्से के बारे में पता चल गया तो वो बिना किसी शक के उससे उसके गुस्से की वजह पूछेंगे, जिसके बाद मजबूरन श्रेया को सारी घटना विस्तार में बतानी पड़ेगी। और अगर ट्रेनर ध्यानचंद को विधि की करतूत के बारे में पता चल गया तो वो इसके लिए उसे दंडित कर सकते हैं, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल विधि का इशारा पाकर श्रेया ना चाहते हुए भी शांत हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। वहीं ट्रेनर ध्यानचंद उन चारों को देखते हुए उनसे कहते हैं, आज मैं तुम लोगों को एक प्राचीन युद्ध विद्या सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उन चारों से इतना कहने के बाद ट्रेनर ध्यानचंद एक प्राचीन पुस्तक निकालते हैं, जिसमें से एक सूत्र वो 4 अलग अलग पन्नों पर लिखकर उन्हें एक एक पन्ना दे देते हैं। उद्धरण चिन्ह। और फिर उनसे कहते हैं, ये सूत्र जो मैंने तुम लोगों को पन्नों में लिख कर दिया है, ये पंच की शक्ति बढ़ाने वाला सूत्र है। हालांकि दुनिया में पंच की शक्ति बढ़ाने वाली कई सूत्र हैं, लेकिन ये सूत्र उन सभी से बहुत अलग है। इसमें बहुत से ऐसे खासियत है जो बाकी के पंच सूत्रों में नहीं मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उन चारों से इतना कहने के बाद ट्रेनर ध्यानचंद उन्हें अपने साथ लेकर विद्यालय के पीछे के जंगल में आ जाते हैं और फिर उन्हें उस सूत्र की शक्ति दिखाने के लिए उदाहरण के तौर पर एक जानवर पर हमला कर देते हैं, जिसके तुरंत बाद उस उच्च स्तरीय जानवर की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं ट्रेनर ध्यानचंद के पंच की शक्ति को देखकर वो चारों दंग रह गए थे, क्योंकि उन चारों ने तो सोचा था कि ट्रेनर ध्यानचंद उस जानवर के करीब जाकर उस पर हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने तो उस जानवर से 100 मीटर से भी अधिक दूरी पर हवा में पंच मारा और उधर वो खूंखार जानवर धराशायी हो गया। उद्धरण चिन्ह। ये दृश्य देखने में अविश्वसनीय था। उद्धरण चिन्ह। तभी ट्रेनर ध्यानचंद उन चारों से कहते हैं, यही है इस पंचसूत्र की खासियत कि अपने प्रतिद्वंदी से चाहे कितना भी दूर रहो, उस पर निशाना बनाकर दूर से ही हवा में हमला करने पर तुम्हारा प्रतिद्वंदी बुरी तरह से घायल हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद की बात सुन उन चारों की आंखें चमक जाती है, जिसे देखते हुए ट्रेनर ध्यानचंद उन्हें वापस से अपने साथ अपने कक्ष में ले आते हैं और फिर उन्हें उस पंचसूत्र के अभ्यास करने का तरीका बताते हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में जब वो चारों पंचसूत्र के अभ्यास करने का तरीका सीख लेते हैं तो ट्रेनर ध्यानचंद उन्हें इस सूत्र को अभ्यास कक्ष में जाकर अभ्यास करने के लिए कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद की आज्ञा सुनकर वो चारों अभ्यास कक्ष में चले जाते हैं, जो ट्रेनर ध्यानचंद के कक्ष के बगल में ही था। उद्धरण चिन्ह। अभ्यास कक्ष में आकर वो चारों अपना अपना स्थान लेकर अभ्यास करने लगते हैं। इस समय उन चारों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने अभ्यास पर था। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग अभ्यास किए जा रहे थे और वक्त बीतता जा रहा था। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं और अभी भी वो चारों अभ्यास किए जा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अभ्यास करने में व्यस्त थे, तभी अचानक से सभी को धड़ाम की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सभी उस दिशा में देखने लगते हैं जिधर से वो आवाज आई थी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उस दिशा में देखकर इससे पहले कि उनमें से कोई भी कुछ भी समझ पाता, वो देखते हैं कि अभ्यास कक्ष का एक दीवार ढहकर युग के ऊपर गिर जाता है। उद्धरण चिन्ह। जिसे देखकर सीनियर दिव्या युग की रक्षा करने के लिए जल्दी से दीवार के मलबे की ओर भागती है। वहीं श्रेया और विधि भी तेजी से भागते हुए दीवार के गिरे हुए मलबे के पास पहुंच जाती है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि इससे पहले कि उन तीनों में से कोई भी कुछ भी करता, धूल से सना युग दीवार के मलबे को हटाते हुए बाहर निकल आता है, जिसे सही सलामत देखकर उन तीनों के हैरानी का कोई सीमा नहीं रहता है, क्योंकि दीवार बहुत ज्यादा चौड़ा था और इसमें उपयोग किए गए पत्थर बहुत भारी भारी और विशालकाय थे, इसीलिए उसमें दबकर युग पूरी तरह से सही सलामत बाहर निकला था। इस बात पर विश्वास करना उन तीनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। धूल से सने युग को देखकर सीनियर दिव्या हैरानी में उससे पूछती है, युग ये सब कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। सीनियर दिव्या की बात सुन युग मलबे से बाहर निकलकर अपने पोशाक को साफ करते हुए सीनियर दिव्या से कहता है, वो सीनियर पंचसूत्र का अभ्यास करते हुए गलती से मुझसे दीवार पर प्रहार हो गया था और फिर ये सब हो गया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए युग के चेहरे पर मासूमियत स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह। युग भी इस घटना से बहुत हैरान था। उसने तो यूं ही अपनी शक्ति चेक करने के लिए पंचसूत्र का इस्तेमाल करके दीवार पर मुक्का मार दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके मुक्के से सालों पुराना विद्यालय का मजबूत दीवार ही ढह जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं युग की बात सुन श्रेया, विधि और दिव्या तीनों हैरानी में आंखें फाड़ फाड़ कर युग को ऊपर से नीचे तक देखने लगती हैं। अभी अभी युग ने अपने जिस बात को बड़े ही आसानी से उन लोगों के सामने रख दिया था, उस बात पर यकीन करना उन तीनों के लिए मुश्किल हो रहा था। उद्धरण चिन्ह।
युग कह रहा था कि अभ्यास कक्ष का दीवार उसके गलती से लगे प्रहार के कारण ढह गया था। क्या अभ्यास कक्ष के दीवार को तोड़ना इतना आसान था? ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। उद्धरण चिन्ह। विद्यालय की सभी दीवारें सिलोनी गोमेद पत्थर के चट्टानों से बनी थी, जिनसे इस विद्यालय को बनाने में रत्नास्वामी ने 800 साल पहले बहुत सारे सिलोनी गोमेद पत्थर अपनी साधना के बल पर ईश्वर से प्राप्त किया था। ईश्वरीय पत्थर होने के नाते ये सभी सिलोनी गोमेद पत्थर बहुत ही मजबूत थीं, जिन्हें युग ने अपने एक प्रहार, वो भी गलती से लगे प्रहार से तोड़ दिया था। भला कोई भी इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता था? वहीं अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो अगर युग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके प्रहार करेगा तो तब तो पूरा का पूरा विद्यालय ही ढह जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आखिर कितनी ताकत थी युग में, ये बात उन तीनों को ही समझ में नहीं आ रही थी। हस्ट फेस हस्ट फेस हस्ट फेस। तभी ट्रेनर ध्यानचंद भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जब उनकी नजर दीवार के टूटे हुए मलबे पर जाती है तो वो हैरानी में उन लोगों से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में सीनियर दिव्या उनसे कहती है कि ये सब युग के गलती से लगे प्रहार के कारण हो गया। उद्धरण चिन्ह। दिव्या की बात सुन ट्रेनर ध्यानचंद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो पंचसूत्र की भयावह शक्ति से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें इस बात पर विश्वास करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। उद्धरण चिन्ह। तभी वो युग को देखते हुए उससे पूछते हैं, युग क्या तुमने पंचसूत्र को सीख लिया? उद्धरण चिन्ह। अपने ट्रेनर की बात सुन युग हाँ में सर हिलाते हुए उनसे कहता है, हाँ ट्रेनर। युग की बात सुन ट्रेनर ध्यानचंद अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे हैरानी से देखते हुए उससे पूछते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो युग? उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद की हैरानी देख युग उनसे कहता है, हाँ ट्रेनर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पंचसूत्र को सीख लिया है। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन ट्रेनर उससे हैरानी में कहते हैं, लेकिन तुमने इसे इतना जल्दी कैसे सीख लिया? उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद की बात सुन युग उनसे कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि उसके पास इसका जवाब नहीं था। उद्धरण चिन्ह। वहीं ट्रेनर मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर युग पंचसूत्र को इतनी जल्दी कैसे सीख गया, जबकि उन्हें इस सूत्र को सीखने में 2 दिन का समय लगा था, जो कि इस सूत्र को सीखने के लिए सबसे कम समय था। यहाँ तक कि जब उन्होंने केंद्रीय क्षेत्र के पुस्तकालय में इस सूत्र को 2 दिन के कड़ी परिश्रम के बाद सीख लिया था, तो वहां मौजूद लोग उन्हें बहुत प्रतिभाशाली कह रहे थे, क्योंकि इस सूत्र को सीखने में औसतन 10 से 15 दिन लगता था और कईयों को तो इसे सीखने में महीने भी लग जाते थे। लेकिन कोई 5 से 6 घंटे में इस सूत्र को सीख सकता था, इस बात पर विश्वास करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। तभी ट्रेनर ध्यानचंद दिव्या, श्रेया और विधि से पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने भी इस सूत्र को सीख लिया? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में दिव्या और विधि नामे सर हिला देती है, जबकि श्रेया उनसे कहती है, हाँ ट्रेनर, मैंने भी इसे सीख लिया। उद्धरण चिन्ह। श्रेया की बात सुनकर ट्रेनर फिर से हैरान हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें लगता है कि उनके ये दोनों शिष्य कुछ ज्यादा ही प्रतिभाशाली है। उद्धरण चिन्ह। तभी वो विधि और दिव्या से कहते हैं, तुम दोनों अभ्यास जारी रखो, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम दोनों भी जल्द ही इस सूत्र को सीख लोगी। उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में विधि और दिव्या हाँ में सर हिलाती हैं और फिर से अभ्यास करने लगती है। उद्धरण चिन्ह। वहीं ट्रेनर ध्यानचंद युग और श्रेया को अपने साथ चलने के लिए कहकर वो विद्यालय के किसी विशेष स्थान पर उन्हें लेकर जाने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। श्रेया और युग ट्रेनर ध्यानचंद के पीछे पीछे चल रहे थे। इस दौरान युग बार बार श्रेया को देख रहा था, जिसके जवाब में श्रेया अपनी गुस्सैल आंखें उसे दिखा रही थी। उद्धरण चिन्ह। भले ही युग श्रेया को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके पीछे उसका कोई गलत इरादा नहीं था। वो तो बस उसे उकसा रहा था ताकि वक्त आने पर वो उसके साथ बढ़िया सा युद्ध कर सके, जिससे उसे अपनी कमियां पता चल सके। उद्धरण चिन्ह। युग ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि श्रेया की युद्ध कौशल की समझ बहुत ही लाजवाब थी। उसकी किसी भी विद्या में सटीकता बहुत अधिक थी, खासकर एक औसत युद्ध विद्या के जानकार योद्धा से कई गुना बेहतर। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर ट्रेनर ध्यानचंद उन दोनों को कहां लेकर जा रहे थे, जानने के लिए पढ़े अगले भाग में। युग और श्रेया का चंद्रिकापुर के लिए रवाना होना। युग और श्रेया ने पंचसूत्र को बेहद ही कम समय में सीख लिया था, जिस वजह से ट्रेनर ध्यानचंद उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे। इसलिए वो उन दोनों को अपने साथ विद्यालय के किसी विशेष स्थान पर लेकर जा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल ट्रेनर ध्यानचंद तेज कदमों के साथ आगे बढ़े जा रहे थे, जिनके पीछे श्रेया और युग चल रहे थे। श्रेया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए युग बार बार श्रेया को देख रहा था, जिससे तंग आकर श्रेया उसे अपनी गुस्सैल आंखें दिखा रही थी। लेकिन युग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था, वो तो उसे देखता ही जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। जब श्रेया देखती है कि उसके गुस्सा करने से युग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
तो वो अपनी निगाहों को सामने करके उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगती है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया की गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसको खिजाने में युग को बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि जब युग देखता है कि श्रेया उससे बहुत परेशान हो गई है, तो वो उसे और परेशान नहीं करता है और शांति से आगे बढ़ता रहता है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में ट्रेनर ध्यानचंद उन दोनों को लेकर विद्यालय के एक भवन में प्रवेश करते हैं। उस भवन में प्रवेश करते ही युग देखता है कि भवन अंदर से बहुत ही सुंदर, आकर्षक और भव्य है। भवन के सोने की तरह चमकते दीवारों पर जगह जगह पर खूबसूरत नक्काशियां की हुई थी और इसी के साथ जगह जगह पर पेंटिंग्स भी टांगे हुए थे, जिनमें बना चित्र बहुत ही विचित्र और दुर्लभ थे। उन पेंटिंग्स में बने सभी चित्र इतने विचित्र थे कि युग ने अपने जीवन में पहले ऐसी पेंटिंग्स कभी नहीं देखी थी। उद्धरण चिन्ह। हालांकि जब युग श्रेया के चेहरे पर देखता है तो उसे उसके चेहरे पर हैरानी का कोई भाव नहीं दिखाई देता है, जिससे उसे ये समझने में देर नहीं होता है कि श्रेया यहाँ पर पहले भी आ चुकी थी। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद के पीछे पीछे और श्रेया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए युग जल्द ही उन दोनों के साथ एक कमरे में प्रस्थान करता है, जिसमें जहां देखो वहां केवल पुस्तकें ही पुस्तकें थी। उद्धरण चिन्ह। उसी कमरे के अंदर एक महाशय बैठे हुए थे जो एक पुस्तक लिख रहे थे। उनके पास पहुंचकर ट्रेनर ध्यानचंद उन्हें प्रणाम करते हैं। ये देखकर श्रेया और युग भी उन महाशय को प्रणाम करते हैं। उद्धरण चिन्ह। कमरे के अंदर बैठे महाशय बहुत ही बूढ़े हो गए थे। उनके शरीर की स्थिति को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं है कि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद को देख वो वृद्ध व्यक्ति कांपते हुए स्वर में उनसे कहते हैं, बैठिए ट्रेनर ध्यानचंद, कुछ बातें हो जाए। उद्धरण चिन्ह। वो महाशय इतने वृद्ध हो गए थे कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे। बोलते वक्त उनके जुबान लड़खड़ाने लग रहे थे। उद्धरण चिन्ह। उन महाशय की बात सुन ट्रेनर ध्यानचंद उनके सामने के आसन पर बैठते हुए उन महाशय से कहते हैं, महामहिम, मेरे ये दोनों शिष्य बेहद प्रतिभाशाली हैं। इनकी युद्ध कौशल की समझ भी विद्यालय के सभी शिष्यों से उत्कृष्ट है। मैं चाहता हूं कि उस दस्तावेज के आखिरी प्रतिलिपि को आप इन दोनों से ही महाराज शक्तिचंद्र के पास भेज दीजिए। मुझे यकीन है कि मेरे ये दोनों शिष्य इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए ट्रेनर ध्यानचंद का इशारा युग और श्रेया की तरफ था। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद का बात सुन वो महाशय युग और श्रेया पर अपनी नजर फेरते हैं। उन्हें अच्छे योद्धाओं की परख करना अच्छे से आता था, इसलिए युग और श्रेया को देखते ही उन्हें उनके प्रतिभावान होने का अंदेशा लग जाता है। उद्धरण चिन्ह। युग और श्रेया को देखने के बाद वो महाशय शांत रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। वहीं श्रेया और युग अपने ट्रेनर का बात सुन बहुत हैरान थे, क्योंकि ट्रेनर ध्यानचंद उन्हें किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को किसी शक्तिचंद नाम के राजा के पास पहुंचाने के लिए कह रहे थे। उद्धरण चिन्ह। तभी वो महाशय अपनी खामोशी को समाप्त करते हुए कहते हैं, मुझे इन पर विश्वास है, आप इन्हें आज ही चंद्रिकापुर के लिए विदा कर कीजिए। दस्तावेज का जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना बहुत आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए वो महाशय एक मोटी सी पुस्तक ट्रेनर ध्यानचंद को सौंप देते हैं, जिसके साथ एक संदेश पत्र और एक नक्शा भी था। उद्धरण चिन्ह। अपने हाथ में उस दस्तावेज को लेकर ट्रेनर ध्यानचंद हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और फिर युग और श्रेया को लेकर अपने कक्ष में आ जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अपने कक्ष में आकर ट्रेनर ध्यानचंद उन दोनों को देखते हुए उनसे कहते हैं, मैं तुम दोनों की भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मेरे 8 शिष्य पहले ही इस दस्तावेज के 4 प्रतिलिपियों को लेकर अलग अलग जगहों पर जा चुके हैं और अब इस आखिरी दस्तावेज के प्रतिलिपि को चंद्रिकापुर के महाराज शक्तिचंद्र के पास पहुंचाना है, जो कि बेहद आवश्यक है। और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के अलावा इस विद्यालय में और कोई इस काम को कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए तुम दोनों को मेरी आज्ञा मानकर इस पुस्तक को चंद्रिकापुर लेकर जाना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद का बात सुन युग उत्सुकतावश उनसे पूछता है, ट्रेनर, इस दस्तावेज में आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से इस पुस्तक का चंद्रिकापुर पहुंचना बेहद आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। ये प्रश्न श्रेया के मन में भी चल रही थी, इसीलिए वो जैसे ही युग की बात सुनती है, इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए वो ट्रेनर ध्यानचंद को गौर से देखने लगती है। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन ट्रेनर ध्यानचंद उससे कहते हैं, इस दस्तावेज में नकारात्मक शक्तियों से जुड़े लोगों की कुछ गुप्त जानकारियां हैं। इस दस्तावेज की जानकारी को दुनिया के सामने लाने का एक ही कारण है, और वो है नकारात्मक शक्तियों का विनाश करना। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद की बात सुन उन दोनों को सारी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि वैसे भी अभी दुनिया पर नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी हो चुकी थीं, जिस वजह से उनका विनाश करना आम जन के कल्याण के लिए बेहद आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। तभी ट्रेनर ध्यानचंद उन दोनों से पूछते हैं, क्या तुम दोनों इस गुप्त काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो?
अगर हाँ तो मैं तुम दोनों को फौरन गुप्त प्रतिनिधि बनाकर विद्यालय से चंद्रिकापुर के लिए रवाना कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद की बात सुन युग हाँ में अपना सर हिला देता है, क्योंकि वैसे भी उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य नकारात्मक शक्तियों का विनाश करना था, और अगर अभी से ही उसे ऐसा शुभ काम करने का मौका मिल रहा है तो वो उसे कैसे गंवा सकता था। उद्धरण चिन्ह। वहीं ट्रेनर ध्यानचंद की बात सुन श्रेया कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि वो इस यात्रा पर युग के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसे लगता था कि युग एक हवसी युवा है जो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। कुल मिलाकर उसे युग के साथ यात्रा करने में विश्वास नहीं था। अगर युग जगह कोई और होता तो वो फौरन तैयार हो जाती। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पर श्रेया को कोई प्रतिक्रिया न करता देख ट्रेनर ध्यानचंद उससे पूछते हैं, क्या हुआ श्रेया, क्या तुम इस दस्तावेज को चंद्रिकापुर पहुंचाकर मेरी सहायता नहीं करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद की बात सुन श्रेया उनसे कहती है, ट्रेनर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तभी ट्रेनर ध्यानचंद उन दोनों से कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो तुम दोनों को एक बात बताना ही भूल गया। अगर तुम दोनों इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे देते हो तो वो महाशय जिन्हें थोड़ी देर पहले तुम दोनों ने देखा था वो तुम्हें देवगुफा में अभ्यास करने का मौका दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। देवगुफा का नाम सुन श्रेया की आंखें चमक जाती है। वो लंबे समय से इस विद्यालय में थी, इसीलिए उसे इस गुफा के बारे में अच्छे से पता था। देवगुफा उन महाशय का एक निजी गुफा था जिन्हें उन्होंने अपने कई सालों की तपस्या के बल पर ईश्वर से प्राप्त किया था। इस गुफा की खासियत ये थी कि जो भी इस गुफा में प्रवेश करके अभ्यास करता था तो उसकी शारीरिक शक्ति में तेजी से वृद्धि होती थी और वो योद्धा अपने चक्रों को तेजी से पार कर पाता था। उद्धरण चिन्ह। उन महाशय का उम्र अब 400 वर्ष होने को था, जो कि उसी गुफा के बदौलत संभव हो पाया था। उद्धरण चिन्ह। वहीं इस गुफा के बारे में युग को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो अपने चेहरे पर प्रश्न लिए ट्रेनर ध्यानचंद को देखे जा रहा था। ट्रेनर ध्यानचंद भी जान रहे थे कि युग को इस गुफा के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, इसीलिए वो उसे उस गुफा के बारे में विस्तार से बताते हैं। उस गुफा की खासियत जान युग इस यात्रा पर जाने के लिए और उत्सुक हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। देव गुफा की वजह से श्रेया भी इस सफर पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अगर रास्ते में कहीं भी युग उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश करेगा तो वो उसकी उसी क्षण हत्या कर देगी। उद्धरण चिन्ह। वहीं अपने दोनों शिष्यों को चंद्रिकापुर जाने के लिए तैयार देख खुश हो जाते हैं। तभी वो दस्तावेज, संदेश पत्र और नक्शा को उन्हें सौंप देते हैं और उनके लिए 2 घोड़े की व्यवस्था कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि इस विद्यालय से चंद्रिकापुर बहुत दूर था, इसीलिए युग और श्रेया को यहाँ के जंगलों को पार करने में बहुत लंबा समय लगने वाला था। इसीलिए ट्रेनर ध्यानचंद उन्हें एक जादुई अंगूठी भी देते हैं जिसमें खाने पीने के बहुत सारे सामान के साथ साथ बहुत से हथियार और शिविर बनाने के जादुई सामान भी रखे हुए थे। चंद्रिकापुर के लिए रवाना होने से पहले ट्रेनर ध्यानचंद उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं, ध्यान रहे ये काम तुम्हें गुप्त रूप से करना है। इस गुप्त यात्रा के बारे में तुम्हें किसी को भी, चाहे वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसे कोई जानकारी नहीं देनी है और ये दस्तावेज तो किसी भी हाल में किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ट्रेनर ध्यानचंद के सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ ही देर में श्रेया और युग जंगल के रास्ते से चंद्रिकापुर के लिए रवाना हो जाते हैं। क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था, इसीलिए इस जंगल को पार करने में दोनों को कम से कम 10 से 15 दिन का समय तो लगने ही वाला था। इसीलिए दोनों लोग अपने अपने घोड़े को बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। एक पहर बाद शाम ढलने को था और अभी भी वो दोनों घने जंगलों के बीच अपने अपने घोड़े को तेज गति से दौड़ाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। उन दोनों को यात्रा शुरू किए हुए 5 से 6 घंटे बीत चुके थे, लेकिन फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे से एक बार भी बात नहीं किया था। लगातार 3 घंटे तक और सफर करने के बाद वो दोनों विद्यालय से 50 मील से भी अधिक दूरी तय कर चुके थे। उद्धरण चिन्ह। फिलहाल रात होने को था और अभी भी वो दोनों किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचे थे। थोड़ी देर तक और सफर करने के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो मजबूरन उन्हें घने जंगल में ही रुकना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। अंधेरा हो चुका था और वो दोनों इस वक्त एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े थे। दोनों ही शांत थे और दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। वहीं श्रेया के बगल में खड़ा युग मन ही मन सोच रहा था कि अब श्रेया जादुई शिविर को निकालेगी, लेकिन वो तो चुपचाप ऐसे खड़ा थी मानो जैसे कि वो ऐसे ही खड़े खड़े सारी रात गुजार देना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। मजबूर युग उससे पूछता है, श्रेया क्या तुम शिविर नहीं लगाओगी। उद्धरण चिन्ह। श्रेया को डर था कि अगर वो शिविर लगाकर उसमें सोएगी तो युग उसके साथ सवेरे हुए घटना को दोहरा सकता था, जिसे याद करके उसका गुस्से से खून खौल जा रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर युग की हिम्मत कैसे हुई थी उसके होठों को चूमने की।
और अगर वक्त पर उसे होश नहीं आई होती तो वो ना जाने उसके साथ क्या करता। फिर तो वो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचती। उद्धरण चिन्ह। इस ख्याल भर से ही श्रेया के रोम रोम में गुस्से का ज्वाला फूटने लगा था। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए वो युग के बात को नजरअंदाज कर देती है। उद्धरण चिन्ह। युग उससे फिर से कहता है, श्रेया क्या तुम शिविर नहीं लगाओगी। उद्धरण चिन्ह। युग की दोबारा से वही बात सुनकर श्रेया गुस्से में उससे कहती है, क्या तुम कुछ घंटे खड़े नहीं रह सकते हो, सब जगह को अपना घर समझ लेते हो क्या। उद्धरण चिन्ह। जो जहां मन किया वहां शिविर लगाया और सो लिया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए श्रेया गुस्से में कांप रही थी। अब आगे क्या होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। क्या श्रेया की गलतफहमी की वजह से युग को सारी रात खड़े खड़े गुजारना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। कैसा होगा आगे का यात्रा। उद्धरण चिन्ह। जानने के लिए पढ़े अगले भाग में। श्रेया का उलझन। जब युग ने श्रेया से कहा था कि श्रेया क्या तुम शिविर नहीं लगाओगी। उद्धरण चिन्ह। तो युग की बात सुनकर श्रेया गुस्से में उससे कही थी, क्या तुम कुछ घंटे खड़े नहीं रह सकते हो, सब जगह को अपना घर समझ लेते हो क्या। उद्धरण चिन्ह। जो जहां मन किया वहां शिविर लगाया और सो लिया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए श्रेया गुस्से में कांप रही थी। श्रेया का गुस्सा देख युग उससे कहता है, श्रेया तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो। मैंने तुम्हें कौन सा ऐसा बात कहा था जो तुम्हें गुस्सा दिला सके। युग की बात सुन श्रेया उसे गुस्से में देखकर रह जाती है। उद्धरण चिन्ह। तभी युग उससे कहता है, अगर तुम्हें शिविर में विश्राम नहीं करना तो वो जादुई शिविर मुझे दे दो ना, कम से कम मैं तो उसमें विश्राम कर लूं। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन श्रेया उसके बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। ये देखकर युग उससे फिर से वही बात पूछता है, लेकिन फिर से श्रेया उसके बात का कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि श्रेया उसके बात का कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, युग उससे कहता है, ठीक है अगर तुम मुझे जादुई शिविर नहीं दोगी तो मैं यहां से जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। अरे चले जाओ ना, इतना दिमाग क्यों खा रहे हो। श्रेया युग से कहना तो यही चाहती थी लेकिन वो शांत रहती है। उद्धरण चिन्ह। युग उससे फिर से कहता है, देखो मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, सच में मैं यहां से चला जाऊंगा और फिर तुम्हें सारी रात अकेले ही गुजारनी पड़ेगी, और तुम्हें तो पता ही होगा कि इस जंगल में कितने खूंखार और खतरनाक जानवर रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन श्रेया मन ही मन सोचती है कि वो उससे जानबूझकर ऐसा कह रहा है ताकि वो इस तरह की बातों से उस पर दबाव डालकर वो उससे जादुई शिविर ले सके। यही सोच श्रेया उसके बात का फिर से कोई जवाब नहीं देती है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया को फिर से अपने बात को नजरअंदाज करता देख युग उससे कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे जादुई शिविर दे दो वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बात तो ऐसे कह रहा है जैसे कि सच में यहां से चला जाने वाला हो। युग की बात सुन श्रेया मन ही मन सोचती है। श्रेया की हरकत से परेशान होकर युग उससे कहता है, ठीक है अब जब तुम मुझे जादुई शिविर देना ही नहीं चाहती हो तो मैं जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए युग अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और रास्ते को छोड़कर जंगल में प्रवेश कर जाता है। उद्धरण चिन्ह। युग को जाता देख श्रेया मन ही मन खुद से कहती है, जाओ जाओ मैंने बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, जब कोई खूंखार जानवर मिलेगा तो खुद ही लौट आओगे। उद्धरण चिन्ह। वो सोच रही थी कि युग बस वहां से जाने का दिखावा कर रहा था और वास्तव में तो वो कहीं भी नहीं जा रहा था। वहीं युग आगे बढ़ते हुए मंत्र बुदता बुदाता है और अपने घोड़ा सहित गायब हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। युग अपने दिव्य लॉकेट की दुनिया में आ चुका था, क्योंकि अभी रात्रि का समय था इसीलिए उसकी दिव्य लॉकेट की दुनिया तेजी से उसकी और उसके घोड़े की ऊर्जा खुद में अवशोषित करने लगती है। इसलिए युग जल्दी से अपने चारों ओर एक बड़ा सा ऊर्जा रोधक कवच तैयार कर देता है, जिस वजह से अब वो और उसका घोड़ा सुरक्षित था। उद्धरण चिन्ह। दरअसल युग श्रेया से जादुई शिविर इसीलिए मांग रहा था क्योंकि वो जादुई शिविर में प्रवेश करके अपने दिव्य लॉकेट की दुनिया में जाना चाहता था। इससे श्रेया को भनक भी नहीं लगता कि युग शिविर में ना हो करके अपने दिव्य लॉकेट की दुनिया में है। लेकिन अब जब युग को श्रेया से दूर जाने का बहाना मिल गया था तो वो बिना किसी समस्या के अपने दिव्य लॉकेट की दुनिया में आ गया था। उद्धरण चिन्ह। युग खुद को काले चक्र से जल्द पीले चक्र पर पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो अभ्यास करने लगता है। वो अभी ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल करके काले चक्र के सितारे को पार करने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते 1 घंटे बीत जाते हैं और अभी तक युग काले चक्र के दूसरे सितारे पर भी नहीं पहुंच पाया था। हालांकि लगातार अभ्यास की वजह से उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया था। उद्धरण चिन्ह। वहीं इधर युग के गए जब 1 घंटे से भी अधिक समय बीत जाती है तो श्रेया मन ही मन सोचती है कि कहीं सच में युग वहां से चला तो
नहीं गया ना, लेकिन उसका मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि युग यहीं कहीं आसपास छुपकर उसे देख रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। यही सोच श्रेया युग के बारे में सोचना छोड़कर फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में चली जाती है। देखते ही देखते वक्त बीतते जाते हैं और 2 घंटे बीत जाते हैं। अब तक रात का 1/3 हिस्सा बीत चुका था और अब रात और भी गहरा होता जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। हालांकि चांद की रोशनी की वजह से आसपास का जगह पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रहा था, जबकि जंगलों में घने पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी नाम मात्र ही जमीन पर पड़ रही थी, जिस वजह से जंगल पूरी तरह से अंधेरे में समाया हुआ था, जो देखने में बहुत ही डरावना और भयावह लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। अचानक से जंगलों से जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। श्रेया बहुत बहादुर थी, लेकिन इसके बावजूद भी जंगलों में मौजूद जानवरों के अजीब तरीके से चीखने चिल्लाने की वजह से उसे भय सताने लगती है। उद्धरण चिन्ह। तभी वो अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाकर युग को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दूर दूर तक युग उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। युग को आसपास कहीं भी ना पाकर वो चिंतित होते हुए सोचती है कि सच में युग उसे इस घने जंगल में अकेला छोड़कर कहीं चला तो नहीं गया ना। उद्धरण चिन्ह। ये देखने के लिए श्रेया जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में जाने लगती है जिधर युग गया था। जंगल पूरी तरह से अंधेरे में समाया हुआ था, इसलिए श्रेया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे बढ़ते हुए वो सोचती है कि उसे युग को आवाज लगाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहीं कहीं छिपा होगा तो वो बाहर आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वो जैसे ही युग का नाम पुकारने वाली होती है, तभी उसे सवेरे की घटना याद आ जाती है, जिससे अचानक से उसे युग पर बहुत तेज गुस्सा आने लगती है और इसीलिए वो युग को खोजना छोड़ वापस से उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। वो थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ी रहती है, तभी अचानक से उसे जंगल के दूसरी तरफ से किसी चीज के घिनसियाते हुए अपनी तरफ आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो चौकन्ना हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी उसे लगता है कि ये युग का उसे डराने का कोई योजना है, इसलिए वो थोड़ा लापरवाह हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। वो सोच रही थी कि उस आवाज के पीछे अगर युग का हाथ हुआ तो वो उससे अच्छा खासा सबक सिखाएगी। इतना सोचते हुए वो लापरवाही से खड़ी रहती है। उद्धरण चिन्ह। वो अपनी तरफ आते हुए उस आवाज की दिशा में देखे जा रही थी, तभी उसे एक काला सांप दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसे समझने में देर नहीं होती है कि वो घिनसियाने की आवाज किसकी थी। उद्धरण चिन्ह। वो काला सांप जो आकार में बहुत बड़ा था, वो श्रेया को देखकर एक पल के लिए अपनी जगह पर ऐसे रुक जाता है मानो जैसे कि वो कोई सांप नहीं बल्कि किसी सांप की मूर्ति हो। उद्धरण चिन्ह। वो सांप टकटकी लगाकर थोड़ी देर तक श्रेया को यूं ही देखता रहता है, शायद वो श्रेया के मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। वहीं श्रेया भी उस सांप को देखकर उसे ही देखे जा रही थी। हालांकि उसे उस सांप से डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे उस सांप से खतरे की थोड़ी आशंका हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। श्रेया के देखते ही देखते अचानक से वो सांप तेजी से भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है। शायद वो श्रेया को अपना शिकार बनाने की सोच रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वो जिसे शिकार बनाने की सोच रहा था वो कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि श्रेया थी, और कोई जानवर श्रेया का शिकार कर ले ये हो नहीं सकता था। उद्धरण चिन्ह। वहीं श्रेया जैसे ही उस सांप को अपनी तरफ आते हुए देखती है, वो सतर्क हो जाती है और तभी वो अपने हाथ में अपना तलवार मजबूती से थामकर खड़ा हो जाती है, और जैसे ही वो सांप उसके करीब पहुंचता है, वो तेजी से छलांग लगाकर उस पर हमला कर देती है। श्रेया की एक ही वार से उस सांप का पूंछ कटकर उसके शरीर से अलग हो जाता है। अचानक से वो सांप दर्द में अपने मुंह से अजीब सा आवाज निकालता है और श्रेया को देखकर गुस्से में फुफकारने लगता है। उस सांप को खुद पर फुफकारता देख श्रेया गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर श्रेया तेजी से छलांग लगाती है और उस सांप के खोपड़ी पर एक जोरदार मुक्का मार देती है, जिससे वो सांप 10 मीटर दूर जा गिरता है। उद्धरण चिन्ह। श्रेया ने उसे इतना जोरदार मुक्का मारा था कि उस सांप को अपनी आंखों के सामने तारे दिखाई देने लगे था। वो समझ गया था कि वो श्रेया का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो लड़खड़ाते हुए तेजी से वहां से भागने लगता है और थोड़ी ही देर में वो सांप श्रेया की आंखों से ओझल हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। तभी श्रेया उस सांप के कटे हुए पूंछ को देखकर जो इस वक्त छटपटा रहा था, वो खुद से कहती है, मुझे शिविर लगा लेना चाहिए, वरना इस तरह के छोटे मोटे प्राणी मुझे रात भर परेशान करते रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। खुद से इतना कहकर श्रेया जल्दी से जादुई शिविर को जादुई अंगूठी से बाहर निकालती है और उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति इंजेक्ट कर देती है, और तभी वो जादुई शिविर एक घर की तरह आकार ले लेती है।
इस जादुई शिविर की खासियत थी कि इसे केवल वही नष्ट कर सकता था जिसकी क्षमता जादुई शिविर को सक्रिय करने वाले योद्धा की क्षमता से अधिक हो, वरना उससे कमतर क्षमता वाले योद्धा इस शिविर को नष्ट नहीं कर सकते थे। इसीलिए अब श्रेया को कोई खतरा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। श्रेया जैसे ही जादुई शिविर में प्रवेश करती है, उसे उसमें 4 कमरे दिखाई देते हैं। चारों के चारों कमरे बेहद ही आकर्षक और मजबूत थे। उद्धरण चिन्ह। श्रेया जल्दी से उनमें से एक कमरे में प्रवेश करती है और उसमें रखे पलंग के बिस्तर पर लेट जाती है। बिस्तर पर लेटते ही उसे बहुत सुकून मिलती है। पलंग का बिस्तर इतना आरामदायक था कि उसे एहसास होता है कि वो पलंग उसके बदन के थकान को खुद में अवशोषित कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी ही देर में उसे आंख लग जाती है और अब वो सुकून से सो रही थी। उद्धरण चिन्ह। वक्त बीतता जा रहा था और रात भी ढलता जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे देखते ही देखते बीत जाते हैं। वहीं श्रेया अभी भी सुकून से सो रही थी। तभी अचानक से उसे खुद के साथ कुछ गड़बड़ होता हुआ महसूस होता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने ऊपर बिना पोशाक के नग्न अवस्था में युग दिखाई देता है, और उसे हैरानी तब और ज्यादा होती है जब उसे खुद के बदन पर एक भी वस्त्र नहीं दिखाई देता है। उद्धरण चिन्ह। वो देखती है कि युग ने उसके वस्त्रों को उसके बदन पर से उतारकर दूर फेंक दिया है और नग्न अवस्था में उसके बदन के ऊपर आकर उसे चूमे जा रहा है। उसके देखते ही देखते युग उसके होठों को चूमने लगता है, लेकिन अपने साथ ऐसा होता हुआ देखकर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अचानक से उसके मुंह से चीख निकल जाती है। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए पढ़े अगले भाग में। युग का श्रेया के गुस्सैल स्वभाव से सामना। जब श्रेया शिविर के अंदर सुकून से सोई हुई थी, तभी अचानक से उसे अपने ऊपर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसे युग नग्न अवस्था में अपने ऊपर दिखाई देता है, और इतना ही नहीं, वो देखती है कि उसके खुद के बदन पर एक भी वस्त्र नहीं है। इस समय युग उसे लगातार चूमे जा रहा था, लेकिन वो उसको खुद को चूमते हुए देखने के सिवा और कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके देखते ही देखते युग अपने होठों को उसके होठों पर रख देता है और उसके होठों को चूमने लगता है। अचानक से श्रेया चिल्लाते हुए उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। रश्ड फेस, वो जोर जोर से सांसें लेते हुए हौंफ रही थी। उसका शरीर इस समय पसीने से पूरी तरह से लथपथ था। वो जब ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके सिवा तो उस कमरे में कोई और है ही नहीं, और इतना ही नहीं, वो ये भी देखती है कि वो नग्न नहीं है बल्कि उसके बदन पर पोशाक है। खुद को सही सलामत पाकर श्रेया हौंफते हुए खुद से कहती है, रश्ड फेस, क्या ये महज एक बुरा सपना था? उद्धरण चिन्ह। खुद से इतना कहने के बाद श्रेया बिस्तर पर से उतरकर कमरे के बाहर आ जाती है और सभी कमरों में जाकर जांच पड़ताल करने लगती है कि कहीं युग शिविर में प्रवेश तो नहीं कर चुका है ना। और जब उसे युग शिविर में कहीं भी नहीं मिलता है तो वो कहती है, क्या वो सच में मुझे छोड़कर चला गया? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए श्रेया शिविर के बाहर आ जाती है और आसपास घूम घूम कर युग को ढूंढने लगती है, लेकिन युग उसे कहीं भी नहीं मिलता है। उद्धरण चिन्ह। युग के ना मिलने पर श्रेया गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, ग्रिमिस जी तो कर रहा है कि मैं उस लड़के को जान से मार दूं। क्या उसे इतनी भी समझ नहीं थी कि एक जवान लड़की को आधी रात को, वो भी इतने घने जंगल में, अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था? अगर वो मुझे दोबारा मिल गया ना तो मैं उसे अच्छी सबक सिखाऊंगी। इतना कहते हुए श्रेया गुस्से में अपना पैर पटकती है और शिविर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। उद्धरण चिन्ह। किसे सबक सिखाओगी? उद्धरण चिन्ह। आवाज में मुस्कुराहट समाई हुई थी। आवाज को सुन जब श्रेया आवाज की दिशा में देखती है तो उसे घोड़े पर सवार एक लड़का दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि युग था। उद्धरण चिन्ह। युग को देख श्रेया गुस्से में उससे कहती है, एंग्री, कहाँ गए थे तुम? उद्धरण चिन्ह। श्रेया की बात सुन युग मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ गया था? उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुन श्रेया उससे कहती है, एंग्री, क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर हूं, इसीलिए मैंने तुमसे जो पूछा उसका जवाब दो, कहाँ गए थे तुम? उद्धरण चिन्ह। अगर तुमने इस बार मेरी बात का